भारतीय रणबांकुरों को समर्पित इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश सैनी। 1971 की जंग भारतीय फौज के साहस और ताकत की ऐसी कहानी है जिसमें शहादत की और फतेह की खुशबू आती है। वो भारतीय वीरों की बहादुरी ही थी जिसने मात्र 14 दिन में लिख दी शौर्य गाथा। वो साल जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। दुनिया का तीसरा सबसे छोटा संग्राम 3 दिसंबर से 16 दिसंबर और बस 14 दिनों में बदल गई थी दुनिया की तस्वीर। पाकिस्तान पस्त हो चुका था और बांग्लादेश एक नए देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभर आया था। युद्ध कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। कहीं मुट्ठी भर जवानों ने हजारों को धूल चटा दी, तो कहीं समंदर के सिकंदरों ने दिखाया दम। कड़ाके की ठंड के बीच एयर वॉरियर्स के हवाई हमलों ने तबाही मचा दी। रही सही कसर इंदिरा के तेवर और सेना के जज्बे और जुनून ने पूरा कर दिया। भारत केवल 6 लाख गांव व नगर नहीं, भारत उसकी 55 करोड़ संतान ही नहीं, भारत एक भावना है। दुश्मन घुटनों के बल आ चुका था और इसके बाद हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर। दुश्मन राष्ट्र के सैनिकों ने डाल दिए हथियार, लेकिन पाकिस्तान के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने वाली ये घटना अप्रत्याशित नहीं थी। पाकिस्तान का रवैया भारत के प्रति ही नहीं बल्कि उसके पूर्वी हिस्से यानी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के प्रति भी कभी ठीक नहीं रहा। बर्बरता की हदें पार हुई तो वहां आंदोलन की आग भड़क उठी। बांग्लादेश लिबरेशन की चिंगारी उस वक्त उठी जब उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बांग्ला भाषी थे और जब उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया तो पूरे बांग्लादेश यानी कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन की आग भड़क उठी। 1970 में एक गलत राजनीतिक फैसले ने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई को लड़ने की एक और बड़ी वजह दे दी। ये फैसला पीपीपी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो का था। पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी ने 313 सदस्यों वाली पाकिस्तानी संसद में 168 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान का ये दावा भुट्टो को रास नहीं आया। बहुमत अवामी लीग को मिला था, मगर उनको ये गवारा नहीं गुजरा कि कोई बंगाली आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने। पाकिस्तानी सेना और भुट्टो ने मिलकर शेख को सत्ता सौंपने से न केवल इनकार कर दिया बल्कि सेना को पूर्वी पाकिस्तान की सड़कों पर उतार दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। सेना ने चुन चुनकर बांग्ला भाषियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। वहीं अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को भी आधी रात को गिरफ्तार कर पश्चिमी पाकिस्तान भेज दिया गया। बदले की आग भड़क उठी थी और स्वतंत्र बांग्लादेश का सपना देखा जाने लगा। पाक सेना के ही एक मेजर ने बगावत करते हुए शेख मुजीबुर रहमान को नेता घोषित किया और आजादी का ऐलान कर दिया। अब पूर्वी पाकिस्तान में बगावती मेजर जियाउर रहमान के साथ साथ कई पाक सैनिक भी अपने ही देश की आर्मी के सामने आ खड़े हुए थे। मुक्ति वाहिनी सेना के नाम से गुरिल्ला संगठन बनाए गए और उन्होंने पाक सेना पर हमले शुरू कर दिए। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषियों पर हो रहे अत्याचार, कत्लेआम और वक्त की नजाकत को देखते हुए भारत ने भी मुक्ति वाहिनी सेना को ट्रेनिंग में मदद की। इधर पाक सेना की कार्रवाई से बचकर भागे करीब 10 लाख शरणार्थी भारत पहुंचने लगे। सबसे बड़ी जो मुश्किल हिंदुस्तान को आई थी वो थी 10 मिलियन जो रिफ्यूजी
बांग्लादेश से निकलकर हिंदुस्तान में आ गए थे, तो इतने लोगों को यहाँ पर हिंदुस्तान में रखना और उनकी परवरिश करनी या उनको खिलाना पिलाना हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल था। और उसके अलावा जो उनकी कंडीशन थी, उसमें हिंदुस्तान की लीडरशिप ने उस वक्त ये समझा कि बांग्लादेश में शायद हमारा जाना बहुत जरूरी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बार बार दुनिया से अपील की कि वो पूर्वी पाकिस्तान के दर्द को समझें, लेकिन दुनिया ने उनकी इस बात को अनसुना कर दिया। 27 मार्च 1971 को भारत ने जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते पूर्वी पाकिस्तान को अपना पूरा समर्थन दे दिया। भारत इस बात को समझ चुका था कि पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे कत्लेआम को सिर्फ शक्ति से ही रोका जा सकता है। नवंबर 1971 तक ये साफ हो चुका था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तय है। 23 नवंबर को पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने सेना को हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया और इमरजेंसी की घोषणा कर दी। पाकिस्तान युद्ध की पूरी तैयारी कर चुका था और 3 दिसंबर की शाम वो हुआ जिसका अंदेशा शायद भारत को पहले से ही था। 3 दिसंबर 1971 को शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी एयरफोर्स को आदेश मिलता है कि भारत पर अटैक करना है और कुछ ही देर में PAF लड़ाकू जहाजों के साथ भारत पर हमले के लिए तैयार हो गई। रणनीतिक रूप से पाकिस्तान भारत के खिलाफ हवाई किलेबंदी करना चाहता था, लिहाजा शुरुआत में एयरफील्ड को निशाना बनाया। लड़ाकू जहाजों ने सरगोधा से उड़ान भरने के बाद ठीक 5:45 पर अमृतसर एयरबेस पर बम बरसाने शुरू कर दिए। ठीक 5 मिनट बाद श्रीनगर एयरबेस भी निशाने पर था। 5:53 तक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पंजाब के फरीदकोट एयरबेस पर भी हमला बोल दिया और P-35 रडार को नष्ट कर दिया। ताबड़तोड़ हमले जारी थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अब अंबाला, आगरा, हलवारा, बीकानेर केनाल, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के उतरलाई एयरबेस पर बम बरसाने शुरू कर दिए। यानी PAF भारतीय आसमान पर कब्जा करने के लिए 11 हवाई ठिकानों पर रात 10:30 बजे तक हमला करती रही। अब तक हवाई हमले कर रहा पाकिस्तान जमीनी हमले की तैयारी भी कर चुका था। जम्मू के पुंछ सेक्टर में अब उसने अपने टैंक उतार दिए। इधर पाकिस्तानी सेना ने आक्रामक रुख अपनाते हुए छम्ब सेक्टर पर हमला बोल दिया, लेकिन भारत का रवैया यहां आक्रामक न होते हुए रक्षात्मक रहा और छम्ब गांव पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना यहां से जम्मू की तरफ बढ़ चुकी थी। सफलता से उत्साहित पाकिस्तानी कमांडर टिक्का खान ने एक और ब्रिगेड को साथ में लिया। अब बारी भारत की थी। इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से वार का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही युद्ध की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। इंडियन एयरफोर्स ने जवाबी हमला करते हुए पाकिस्तान के मुरीद, मियांवाली, सरगोथा, चांदेर, दिसानेवाला, रसीद और मसरूद एयरबेस को तबाह कर दिया। गुजरे जमाने के हंटर से लेकर भारतीय वायुसेना के पास MiG-21 और सुखोई 7 BM जैसे लाजवाब लड़ाकू विमान थे। भारतीय हमलों का पाकिस्तानियों के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान से सटी सीमा पर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियों को नेस्त नाबूद कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने पुंछ में हमला बोल दिया। ये पश्चिमी सेक्टर में दूसरा सबसे बड़ा हमला था, जबकि जम्मू कश्मीर के बाकी इलाके में भारतीय सेना पहले से ही मोर्चा संभाले हुई थी। पाकिस्तानी सेना ने इसी तरह का हमला पंजाब के फाजिलका और हुसैनीवाला पर किया, लेकिन इरादे कामयाब नहीं हो पाए। पाकिस्तान ने राजस्थान के रास्ते भी भारत पर हमला बोल दिया। इरादे बेहद नापाक थे, लेकिन लोंगेवाला पोस्ट पर जो कुछ हुआ वो पाकिस्तानी सेना के जहन में आज भी सिहरन पैदा कर देता है। 1971 के युद्ध को भारत अपनी जीत तो पाकिस्तान अपनी शिकस्त के रूप में ही याद नहीं रखेगा, बल्कि ये युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें कई अभूतपूर्व घटनाएं घटी थीं।
और इसी वजह से ये युद्ध बाकी दुनिया के लिए भी हमेशा के लिए सबक बन गया। सबसे महत्वपूर्ण घटना थी लोंगेवाला की। नापाक मंसूबों के साथ पाकिस्तान ये समझ बैठा था कि वो लोंगेवाला के रास्ते भारत में घुस जाएगा और थार पर अपनी सल्तनत जमा लेगा। 4 दिसंबर को बाकायदा अपनी फोर्स को भी रवाना कर दिया। 2800 जवान, भारी मात्रा में आर्टिलरी और 65 टैंक। दुश्मन आगे और आगे बढ़ता जा रहा था। इधर दुश्मन की हर एक हरकत की खबर भारतीय फौज की पेट्रोलिंग पार्टी आगे तक पहुंचा रही थी। दुश्मन लोंगेवाला पोस्ट के करीब और करीब बढ़ता जा रहा था। 65 टैंक, 2800 जवान और भारी भरकम आर्टिलरी, ये थी दुश्मन की ताकत। लेकिन जवाब में दुश्मन से लोहा लेने के लिए उस वक्त पोस्ट पर मौजूद थे केवल 120 जवान। लेकिन पोस्ट पर मौजूद मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने एक पल के लिए भी कदम पीछे हटाने के बारे में नहीं सोचा। ये वो वक्त था जब 1971 की जंग में एक इतिहास रचा जाने वाला था। पाकिस्तान ने शायद ये सोचा था कि इस रूट पे अगर हम जाएंगे तो हमें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम उनको सरप्राइज करेंगे और हम सीधे टैंक्स वगैरह लेकर जाएंगे तो इन्फेंट्री को ओवररन कर लेंगे। दुश्मन सेना लोंगेवाला पोस्ट को चारों ओर से घेर चुकी थी। खुला आसमान और मुश्किल हालात। लेकिन अपने 120 जांबाजों के साथ मेजर चांदपुरी तैयार हो चुके थे दुश्मन सेना से लोहा लेने के लिए। मेजर ने एयर सपोर्ट भी मांगा, लेकिन नजदीकी एयरबेस पर हंटर प्लेन थे जो रात को उड़ान नहीं भर सकते थे। वक्त था रात के 12:30 बजे। दुश्मन पोस्ट को घेर चुका था। रात 3 बजे पाक फौज के ब्रिगेडियर तारिक मीर ने हमले का आदेश दे दिया और घमासान शुरू हो गया था। दुश्मन को पस्त करने के लिए जवानों को रात भर उन्हें रोके रखना बेहद जरूरी था। भारत की नाकेबंदी और रणनीति में दुश्मन रात भर उलझा रहा और सुबह की पहली किरण के साथ ही भारतीय वायुसेना के हंटर लड़ाकू जहाज आसमान से काल बनकर बरसना शुरू हो गए। हंटरों ने पाकिस्तानी टैंकों को चुन चुन कर नेस्त नाबूद किया। क्योंकि कोई कवर नहीं है, किसी तरह झाड़ियां वगैरह नहीं है, इसलिए उनको टैंक को पकड़ने में कोई इतनी परेशानी नहीं हुई और एक एक टैंक को वो डिस्ट्रॉय करने में सफल हुए और वो अपने आप को बचा नहीं पाए। इस तरह से उनका नापाक इरादा विफल हो गया। दुश्मन बुरी तरह घबरा चुका था। उसके समझ नहीं आया कि क्या करे और क्या न करे और मजबूरन भारत की कुशल रणनीति, साहस और ताकत के आगे उसे पस्त होकर उल्टे पांव भागना ही पड़ा। वायुसेना ने युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हुए पाकिस्तानी टैंकों को कब्रिस्तान बना दिया था। वहीं इसके बाद भारतीय फौज ने 8 दिसंबर को आक्रमण किया और पाकिस्तानी सीमा में घुसकर 640 स्क्वायर किलोमीटर भूभाग पर कब्जा कर लिया। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे कैसे हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर।